हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों लगभग 1 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट मंडे को मार्केट ओपनिंग पर हमें देखने को मिल सकता है। इसको डिकोड करेंगे। साथ में जो पिछले 5 दिनों से लगातार मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, 700 पॉइंट्स का गेन हमें निफ्टी में देखने को मिला। उसके पीछे की क्या वजह है और क्या वो सस्टेन करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो ये रिलीफ रैली चल रही है, इसके बाद सितंबर महीने में कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। तो आइए पहले ईरान की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां से ही ट्रंप का स्टेटमेंट आया है। तो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में एक पैनिक का माहौल था, क्योंकि अमेरिका और इसराइल मिलकर एक कंबाइंड एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, और उनका कहना था कि ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक होगा ईरान के ऊपर। और ये अटैक बाकी के अटैक से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस बार वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऑयल फील्ड्स को टारगेट बनाने वाले थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि क्रूड में सडनली हमें रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि टारगेट इस वक्त उनके ऑयल फील्ड थे। और साथ में ग्राउंड पर भी उसी के हमें साइंस देखने को मिल रहे थे, टेंशन देखने को मिल रहा था। हॉर्मुज़ में 2 टैंकर्स पर अटैक किया गया, ऐसी खबरें हैं, को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। और साथ में कुवैत ने ये कहा कि काफ़ी ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन के अटैक्स उनके एयरफील्ड पर हो रहे हैं, जिन्हें उन्होंने इंटरसेप्ट किया। यूएस एम्बेसी ने अमान, जेरूसलम और बगदाद में अपने अमेरिकन्स को, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें कहा कि ये एरिया आप छोड़ दें और अनफोर्सिन एस्केलेशंस के लिए तैयार रहें, ऐसा उन्होंने कहा। सो पूरा एक पैनिक का माहौल था, बड़े अटैक की तैयारी हो रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, और अभी 1 घंटे पहले उनकी एक खबर आती है कि वी आर कॉलिंग ऑफ द प्लान्ड अटैक्स ऑन ईरान, साइटिंग प्रोग्रेस इन टॉक्स, कि भाई बातचीत हो रही है, हम अटैक रोक रहे हैं, बट द कंडीशन इज कि इमीडिएट ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज। ऑब्वियसली ये एक एक पैटर्न है, हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार वो कर चुके हैं। और जब भी पीस की कोई अनाउंसमेंट होती है, वीकेंड में ही होती है, और उससे पहले जो है काफ़ी अटैक वटैक की बात होती है। सो क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 5th टाइम उनकी अनाउंसमेंट है पॉज़ की, और ईरान की तरफ से अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सो मार्केट इसको नियर टर्म में तो देखिए एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट ओपनिंग में आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद डे एंड में क्या होता है, क्या डिटेल्स आते हैं, हमें देखने, ईरान क्या कहता है, क्या करता है, उसे हमें देखना है। सो ये एक बड़ा इवेंट है जो मंडे को हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और ये अचानक से ये ट्विस्ट क्यों हुआ, उसकी एक बड़ी वजह है सऊदी अरेबिया। क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी आप जानते हैं, अमेरिका ईरान पर अटैक करता है और ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज पर करता है जो अमेरिका को असिस्ट कर रहे हैं, नुकसान उनको होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी, बैक चैनल टॉक्स तो हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप इतना प्लानिंग करते हैं, इतना शोर मचाते हैं। हम जानते हैं ट्रंप और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात भी हुई, मीटिंग भी हुई, तैयारी भी हुई। सो क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम मान सकते हैं कि अचानक से हमने इतनी तैयारी के बाद बोल दिया कि हम अटैक नहीं करेंगे? तो देखना है। बट ये है कि मंडे को इस पर रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अ, ये तो एक एक मार्केट में एक रिलीफ रैली की वजह हो सकती है, रिलीफ रैली हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और मार्केट आगे कहाँ जाएगा, क्यों बढ़ रहा है, ये तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन मैं एक बड़े इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सितंबर का जो महीना है, वहाँ क्या बड़े इवेंट होने वाले हैं जो मार्केट पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसकी एक एक जो ट्रिगर है उसके बारे में हमने बात किया, वो है रेट हाइक्स का। सो पिछली पॉलिसी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फेड ने रेट्स को होल्ड रखा था, बट वहां से ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि सितंबर पॉलिसी में रेट हाइक्स हो सकते हैं, 68% चांसेस हैं। और उसकी वजह थी
कि पिछले पॉलिसी में तो 0 बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि रेट हाइक्स होने चाहिए। लेकिन इस बार जो डॉट प्लॉट हुआ, जो वोटिंग हुई, उसमें 3 मेंबर्स ने कहा कि रेट हाइक्स होने चाहिए। सो अभी मार्केट 68% चांसेस हैं कि सितंबर में रेट हाइक्स होंगे। अब ये तो देखिए ग्लोबल फैक्टर है, क्योंकि वो रेट बढ़ा सकते हैं, आरबीआई बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा ये हमारा डिसीजन है, कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट जरूर करेगा, लेकिन इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आरबीआई अभी उस सिचुएशन में भी नहीं है कि वो रेट घटाए, ना ही वो इस सिचुएशन में है कि रेट बढ़ाए। दोनों तरफ से हमें नुकसान होगा। बट ये एक ग्लोबल फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे मार्केट्स को कर सकता है, वो है जो अमेरिका में बिल आ रहा है रशियन ऑयल से रिलेटेड। उसके बारे में हमने बात भी की थी, उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अमेरिका में एक नया एक्ट, एक नया बिल आ रहा है उनके पार्लियामेंट में, सेनेट में, लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शंस रशिया एंड ईरान एक्ट। ओके, सो इसमें 100% का टैरिफ का प्रोविजन है उन कंट्रीज के ऊपर जो टॉप की 5 कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीदती हैं। तो टॉप में कौन कौन सी कंट्रीज ऑयल खरीदती हैं? सबसे ऊपर है चाइना, फिर इंडिया, फिर स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। ओके, सो इसमें अब कुछ और मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि 100% से बढ़ा के 200% तक किया गया, यानी कि मिनिमम 100% रहेगा, मैक्सिमम 200% तक रह सकता है। अब ये सेनेट से पास हो चुका है। ओके, 86-12 मेजॉरिटी के लोगों ने वहां से उसको पास कर दिया। और ऐसी भी खबरें हैं कि यूक्रेन के जो जो प्रेसिडेंट है वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो यूक्रेन पर रशिया अटैक कर रहा है वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो ऑयल बेच पा रहा है। अब उसे ऑयल बेचने से तो रोक नहीं सकते, इतनी पावर तो है नहीं, तो जो खरीदता है उसे रोका जाए, और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। अब क्या ये बिल फाइनल हो गया है? अभी नहीं हुआ है, अभी उसका एक पार्ट और बाकी है, उन्हें फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा सेनेट से। और अभी जो अगस्त के महीने में वहाँ पर रिसेस है, ब्रेक है, सितंबर में वो मीट होगा, मोस्ट लाइकली ये वहाँ से पास हो जाएगा। तो क्या इंडिया यहाँ से बच पाएगा? दो इसके लूप होल हैं। पहला लूप होल ये है कि ये प्रेसिडेंट को पावर दे देता है कि आप ये लगा सकते हैं। अभी तक जो वो टैरिफ लगाते थे वो शॉर्ट टर्म का उनके पास पावर था, 6 महीने तक का पावर था। 6 महीने के बाद अब उन्हें सेनेट से अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि कोई टैरिफ का कानून ऑफिशियल बन रहा है, यानी कि वो उनके लॉ का पार्ट बन रहा है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि पास्ट में आकर देखेंगे तो अमेरिकन पॉलिसीज एंटी टैरिफ्स हमेशा से रही है, क्योंकि उसका नुकसान वहाँ की जनता को होता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट उन्हें रशिया से है, और ईरान वॉर में ही रशिया भी उन्हें हार्म कर रहा है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि ये जो कंट्रीज है इनके लिए भी। तो पावर डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगी, यूएस प्रेसिडेंट को मिल जाएगी। सो हम चाहें तो उनसे नेगोशिएट करके, गिव एंड टेक करके उसे हटवा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, अगर वो ये टैरिफ हटाएगा तो उसके बदले में तो भारी कीमत चुकाएगा। सो देखना है वो कैसा होता है। दूसरा जो लूप होल है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है, जो रशिया से ऑयल लेते हैं, उसे कम कर दें। सो अगर कोई भी कंट्री 15% से कम का ऑयल रशिया से लेती है, रशिया मान लीजिए 100 लीटर का ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया अगर 15% से कम वहाँ से लेता है, तो भी हम बच जाएंगे, इस लॉ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है? जुलाई के महीने में हमारा 55% ऑयल रशिया से आया है। ये डेटा मेरे लिए नया है, मुझे इसे कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर 55% ऑयल हम रशिया से ले रहे हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत बड़े रिस्क जोन में है। और अगर इसे हमें कम करना पड़ा या इसकी वजह से टैरिफ लगा, तो ये ऑयल कहाँ से आएगा? हॉर्मुज से तो ट्रैफिक ज़ीरो है, वहाँ पे हमारे टैंकर्स पर अटैक वटैक कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ से टैंकर मत लेकर आओ। सो ये ऑयल की पूर्ति कहाँ से होगी?
क्या हम वेनेजुएला से लेंगे, क्या हम अमेरिका से लेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो क्या होगा? $83 बिलियन का एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं, उस सब का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इतना पैसा रिस्क में है। मार्केट अभी इसे इग्नोर कर रहा है, अभी इसे प्राइस इन नहीं कर रहा है। वो इस होप में है कि कोई ना कोई लूप होल निकल जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं हो रही। लेकिन मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा जो जो फ़ियर इस वक़्त मार्केट में है। सो देखते हैं सितंबर में क्या होता है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर आप एफआईज़ की पोज़ीशन को देखेंगे, सो अपनी पोज़ीशंस को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो ये रिलीफ रैली का माहौल चल रहा है और ये पीस-वीस और ये सब की बातें चल रही हैं, क्रूड कंट्रोल दिख रहा है। लेकिन वो अपनी पोज़ीशंस को इसलिए फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, मंथ्स पे ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली एक्शन सितंबर में होने वाला है। तो तब तक अभी मार्केट के मजे लीजिए। अब मार्केट की बात करते हैं। सो मार्केट पिछले 6 दिन से लगभग नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? सो एक तो देखिए वजह ये है कि जो सबसे बड़ा रिस्क था हमारे मार्केट्स के लिए ईरान वॉर। क्यों? क्योंकि हम 70 टू 80% ऑयल हॉर्मुज से लेते थे और वो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे बड़ा रिस्क वहाँ पे था। लेकिन वहाँ पर अब मार्केट उस रिस्क को भी प्राइस्ड इन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में एक पैटर्न लोग नोटिस कर रहे हैं कि ईरान कभी भी एस्केलेट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है। तो अमेरिका अटैक करता है, ईरान रिएक्ट करता है, मेजर्ड रिस्पॉन्स होता है, उसकी तरफ से एस्केलेशन नहीं आता है। तो मार्केट ने सिग्नल को ये रीड कर रहा है बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न कि ये कभी भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेगा। 4-5 दिन अमेरिका अटैक करेगा, फिर वो कंट्रोल हो जाएगा, फिर अटैक करेगा, फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस मोड पे चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब भी अटैक होता है, फिर पीस की बातें होती हैं, मीडिएशन की बातें होती हैं, फिर कुछ दिन रुक जाता है, फिर शुरू होता है। तो धीरे-धीरे तड़पा-तड़पा कर मुझे लगता है वो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि ईरान को हम नुकसान पहुँचाएँगे और जहाँ भी बड़ा मौका मिलेगा, वहाँ हम रगड़ देंगे। होपफुली ईरान भी इस स्ट्रैटेजी को समझ रहा है और वो भी इसके लिए प्रिपेयर्ड है। सो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है कि क्रूड, अब क्रूड का भी आप प्राइस देखेंगे 90 के आसपास चल रहा है। फिर भी मार्केट्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि अगर आप उसका फॉरवर्ड मंथ्स का डेटा देखेंगे, वहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सितंबर का क्रूड $90 पे चल रहा है। इसके बाद अक्टूबर का $87 पे चल रहा है, नवंबर का $84 पे जा रहा है, दिसंबर का $81 पे जा रहा है। नॉर्मली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आप दूर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसका प्राइस यूजुअली ज़्यादा होता है। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ये बताता है कि मार्केट ये उम्मीद लगा रहा है कि क्रूड विल अल्टीमेटली गो डाउन टू 80 लेवल। 80 अगर देखें 80 का लेवल वो भी नॉर्मल से हाई है, क्योंकि हम 65 के लेवल के यूज्ड टू थे। बट करंट सिचुएशन से डाउन जाएगा, ये मार्केट उसे प्राइस्ड इन करने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट में रिलीफ रैली भी चल रही है, शॉर्ट कवरिंग भी चल रही है। सो उसका रिएक्शन मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है और इसीलिए एफआई के शॉर्ट्स कट रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, सो क्यों हम अपने शॉर्ट्स को कैरी करें। और पिछले 5 दिनों में इसीलिए आप देखिए एफआईएस की 6,000 करोड़ की बाइंग की फिगर्स आई, डीआईआईस की भी 5,500 करोड़ की बाइंग की फिगर। ये पिछले 5 दिनों का डेटा मैं बता रहा हूँ। दोनों इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की और इसलिए 5 दिन में हमें 700 पॉइंट की निफ्टी की रैली देखने को मिली। लेकिन अगर आप पूरे जुलाई मंथ का देखें, तो जुलाई मंथ में फ्लैटिश रिटर्न है। 1% के करीब निफ्टी का रिटर्न है। बैंक निफ्टी का 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न होगा। और वहाँ पे अगर आप देखें, सो एफआईआईज अभी भी नेट सेलर है। 5,700 करोड़ का नेट सेलिंग का फिगर है। डीआईआईज का 35,000 करोड़ का बाइंग का फिगर है। तो इतनी बाइंग, मतलब नेट इंस्टीट्यूशन बाइंग 30,000 करोड़ की है, उसके बावजूद भी फ्लैटिश रिटर्न देखने को मिले। और ये हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिप का पैसा हर महीने 30,000 करोड़ आता है, लेकिन इट इज़ अनेबल टू मूव द मार्केट। ओके, कोई हमें बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। सो ये सब जो रैली हमें देखने को मिली, इसका एक रीज़न ये भी था कि टीसीएस के रिजल्ट्स आने के बाद आईटी सेक्टर में बाइंग हुई है।
ओके, सो वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। आईटी सेक्टर अभी भी वेटेज उसका स्ट्रॉन्ग है। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उन पे तो बाइंग हुई है, लेकिन बड़े बैंक पर बाइंग नहीं हुई। और देखिए ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि आपके जो बड़े बैंक्स हैं, वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी इज एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। सो क्या ये सस्टेन करेगा? क्योंकि जब तक बड़े बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक इसका इस रैली का चलना बहुत मुश्किल है। सो अभी हमारे लिए होप क्या है कि आईटी के स्टॉक्स अगर चलें इसी तरीके से, तो हमें रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से फ्राइडे के दिन टेक में जो यूएस के एआई और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिली, तो मुझे लगता है एक बार फिर टेक प्रेशर में आता हुआ दिखेगा। मोरलेस हमारा ये मानना है कि ये रैली अब टॉप्ड आउट होती हुई दिख रही है। ये एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिलीफ रैली है। इसकी लाइफ मोटा-मोटा खत्म होती हुई हमें दिख रही है। और इसका इसका रीज़न क्या है? तो पहला तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बैंक निफ्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, मोटा-मोटा वो टॉपिश रेंज पर आ गया है। नॉर्मली इसके बाद हमें फॉल देखने को मिलता है और कोई बड़े फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है। ध्यान रहे कि अगर यूएस में एआई स्टॉक्स चढ़ेंगे तो इंडिया उसमें हमें इन्वर्स ट्रेड देखने को मिलेगा और वहां पर रिकवरी हैज स्टार्टेड। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखेंगे तो निफ्टी में तो ठीक ठाक दिख रहा है बिकॉज ऑफ आईटी एंड जो हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता। सो बॉटम लाइन ये है कि ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है, ये एक शॉर्ट टर्म की रैली है और सितंबर का महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है। दो बड़े इवेंट्स, फेड की पॉलिसी और ये रशियन ऑयल का क्या होता है, ये हमें देखना है। और दोस्तों, एक और ट्रिगर जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल स्पेस से रिलेटेड है। वहाँ पे इस साल कोई एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। सो चूँकि ये फाइनेंस का चैनल है, तो ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो भी मार्केट पर उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।